सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका पार्ट 2। पहले पार्ट में हम लोगों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को देखा था और 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट को देखा था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 1813 का चार्टर एक्ट और उसके बाद हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 1813 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अठारह सौ तेरह का जो चार्टर एक्ट है इसको हम लोग शुरू करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आए थे जिससे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेचर जो था उसमें काफी सारा बदलाव आया। ईस्ट इंडिया कंपनी चूंकि यहाँ एक व्यापारिक कंपनी थी तो वो जो मेनली बेस्ड थी वो किसी से बेस्ड थी, ट्रेड पे। अपने ट्रेड जो उसका वो सुपीरियर था उस वक्त तक। लेकिन इस एक्ट में एक प्रावधान दिया गया था कि कंपनी जो थी उसका ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया था। ट्रेड मोनोपोली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी उसको समाप्त कर दिया गया था, एक्सेप्ट लेकिन दो चीजों को छोड़कर। दो चीज क्या था? तो चाइना के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, यानी कि ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड विद चाइना। और उसके बाद क्या था? तो टी का ट्रेड, जो टी ट्रेड जो था, इस दोनों को, एक्सेप्ट दीज टू थिंग्स, ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड मोनोपोली वाज एबॉलिश्ड। तो इसको लिखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली एबॉलिश्ड, उसको समाप्त कर दिया गया था, लेकिन दो चीजों को छोड़कर। उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, एक्सेप्ट किस चीज को लेकर के? दो चीज जो था वो ट्रेड विद चाइना और टीज ट्रेड, यानी कि चाय का व्यापार और चाइना के साथ व्यापार। इन दोनों मामलों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे मामलों में जो कंपनी का जो व्यापारिक एक अधिकार था, जो ट्रेड मोनोपोली जो था, उसको समाप्त कर दिया गया था, एबॉलिश कर दिया गया था। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में EIC लिखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली। और ये काफी बार पूछा गया, और स्पेशली ये दोनों चीज, क्योंकि ये दोनों एक्सेप्शन था, चाय का व्यापार और चाइना के साथ व्यापार। इन दोनों चीजों को छोड़ करके बाकी जो ट्रेड मोनोपोली था उसको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट जो है वो ये था कि इस एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट जो 1813 था, इस एक्ट के तहत क्या हुआ था? 1,00,000 रुपए, 1 लाख, 1,00,000 रुपए जो थे अलॉट किए गए थे, अलॉटेड एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के डेवलपमेंट, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास होगा उसके लिए 1,00,000 रुपए जो थे वो अलॉट किए गए थे चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा के क्षेत्र में। ये काफी बार ये VVI है, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस एक्ट के तहत जो है वो 1,00,000 रुपए शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि भारत में जो शिक्षा था उस शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए अलॉट किया गया था, तो चार्टर एक्ट 1813। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक और जो प्रोविजन लाया गया था जो थोड़ा रिलीजियस प्रोविजन था। इसमें क्या था? जो क्रिश्चियन मैसनरीज जो थी, जो ईसाई, जो यहाँ पर ईसाई धर्म फैलाने के लिए जो क्रिश्चियन मैसनरीज जो आते, तो उन लोगों को यहाँ पर आने की छूट दी गई थी और उनको एक तरीके से परमिट कर दिया गया था इस चीज के लिए। तो इसको भी लिख लेते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इसका, क्रिश्चियन मैसनरीज परमिटेड, क्रिश्चियन मैसनरी जो थे उनको परमिट कर दिया जाता है और इसके साथ ही उनको छूट दी जाती है कि वो ग्लोरीफाई कर सकते हैं यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को, जो ईसाई धर्म जो था उसको यहाँ पर वो फैला सकते हैं और ईसाई धर्म के बारे में पूरी तरीके से जागरूकता फैला सकते हैं। फ्री टू, वो इनको यहाँ पर जो फ्री कर दिया गया था, किस चीज के लिए? ग्लोरीफाई क्रिश्चियनिटी।
क्रिश्चियनिटी यानी कि जो ईसाई धर्म जो था उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, उसका जो था उसको अपलिफ्ट करने के लिए, उसको फैलाने के लिए यहाँ के लोगों के बीच में, इस चीजों के लिए क्रिश्चियन मैसेंजरी जो थे उनको यहाँ पर फ्री कर दिया गया था, परमिट कर दिया गया था। तो ये 3 इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। स्पेशली जो 1 लाख रुपए जो अलॉट किए गए थे शिक्षा के क्षेत्र में, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया। और उसके अलावा ये जो पॉइंट है ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, इन दोनों को छेड़ कर जो बाकी जो ट्रेड मोनोपोली एबॉलिश किया गया था, ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो ये किसका प्रोविजन था? चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। अभी हम लोगों ने 1813 का चार्टर एक्ट देखा, उसके अलग अलग जो प्रोविजंस थे उसको देखा। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो 1833 में, यानी कि 1813 के 20 साल के बाद जो चार्टर एक्ट आया था उसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या था कि पहला जो प्रोविजन था वो ये था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इनको क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जैसे कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें 3 प्रेसिडेंसीज जो उस वक्त होते थे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, तो उन तीनों प्रेसिडेंसीज में अलग अलग गवर्नर्स थे। लेकिन बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और उसको बाकी दोनों प्रोविंसेस जो थे, बाकी दोनों जो प्रेसिडेंसीज थी उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा सुपीरियर बना दिया गया, उसको ज्यादा पावर मिल गया। लेकिन अब जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसको फुल ऑन पावर दे दिया गया पूरे इंडिया का। ये पूरे इंडिया कहने का मतलब है उस वक्त जो कंपनी का यहाँ पर पोजीशन था, कंपनी का जो उस वक्त जो टेरिटरी था वो, यानी कि तीनों जो प्रेसिडेंसीज थी या फिर उसके अलावा जो भी छोटे मोटे जो पार्ट्स थे, उस पूरे पार्ट का गवर्नर जनरल किसको नियुक्त कर दिया गया? जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। और इसमें नाम पूछा जाता है उस वक्त, तो पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? उनका नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनका नाम था विलियम वेंटिक। विलियम वेंटिक, विलियम वेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अब नेक्स्ट इसमें क्या हो जाता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में जो कंपनी का जो ये पावर था, क्या कहते हैं कि ट्रेड मोनोपोली जो था, जैसे 1813 के एक्ट में हमने देखा था कि उसको एबोलिश तो किया गया लेकिन पार्शियली एबोलिश किया गया, यानी कि चाय का व्यापार और चाइना के साथ व्यापार, इन दोनों चीजों को क्या किया गया कि छोड़ के और बाकी चीजों का जो इसमें क्या कहते हैं कि इसको इंक्लूड कर लिया गया। तो अब क्या हुआ कि कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था, ट्रेड मोनोपोली जो था उसको पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया, फुल्ली एबॉलिश्ड। उसको पूर्ण रूपेण जो है वो समाप्त कर दिया, यानी कि पहले की तरह ऐसा नहीं था कि उसको चाइना के साथ व्यापार करने का छूट दे दिया गया हो या फिर जो चाय का व्यापार जो था उसको करने का उसको छूट दे दिया गया हो, इस तरीके की कोई भी चीजें नहीं थी। उसके अलावा जो एक और बदलाव जो आया इसमें वो क्या था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इससे पहले जो भी इस तरीके के जो एक्ट्स आते थे, जो भी अधिनियम आते थे उनमें, और 1833 का जो एक्ट आया उसमें, दोनों में बदलाव क्या हुआ, तो कानून बनाए जाते थे इसके तहत। तो इसके तहत क्या हुआ कि लॉज, यानी कि कानून, तो 1833 से पहले वाले और 1833 के बाद वाले दोनों में फर्क क्या हुआ कि जो पहले बनते थे, यानी कि प्रीवियस, पहले जो बनते थे वो, और अब यानी कि 1833 के बाद, तो नाउ अब जो बनने लगे, दोनों में अंतर क्या हुआ? दोनों में अंतर यह हुआ कि पहले वाले जो कानून बनते थे उनको रेगुलेशंस कहा जाता था,
उनको क्या कहा जाता था? रेगुलेशन कहा जाता था। पहले जो 1833 से पहले जो कानून बनाए जाते थे उन कानूनों को रेगुलेशन कहा जाता था, और 1833 के बाद जो कानून बनाए जाने लगे उन कानूनों को क्या कहा जाने लगा? एक्ट्स। इसको एक्ट कहा जाने लगा और इससे पहले वाले को रेगुलेशन कहा जाने लगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक्ट के बाद जो कानून बने उनको एक्ट कहा गया, रेगुलेशन नहीं कहा गया। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट जो है या फोर्थ पॉइंट जो हो जाता है हमारा, वो ये हुआ था कि इसी चार्टर एक्ट जो 1833 था, इसी के तहत क्या हुआ था? अटेम्प्ट किया गया था कि जो सिविल सर्विसेज जो उस वक्त जो हुआ करते थे उसमें जो भेदभाव उसको समाप्त किया जाना चाहिए। यानी कि सिविल सर्विसेज के लिए ओपन सिस्टम, ताकि जो भारतीय हो वो भी उसमें भाग ले सके और उनको भी एक तरीके से फेयर चांस मिल सके ताकि वो कंपीट कर पाए। तो इस चीज के लिए एक ओपन सिस्टम लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया? इसको एबॉलिश कर दिया, इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, उसको लिख लेते हैं। अटेम्प्ट किया गया किस चीज के लिए? टू इंट्रोड्यूस ओपन सिस्टम फॉर सिविल सर्विसेज। किस चीज के लिए? सिविल सर्विसेज। लेकिन क्या किया गया? इसको एबॉलिश कर दिया गया। इसको किसने? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ने इसको नकार दिया, ओपन सिस्टम को सिविल सर्विसेज के लिए, और इसको सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के लिए भी अभी इसमें फायदेमंद बना के रखा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लेते हैं कि एबॉलिश्ड बाय, एबॉलिश लिखते हैं या फिर डिनाइड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा क्या किया गया? डिनाई कर दिया गया इस चीज को कि जो ओपन सिस्टम होगा इसको माना नहीं गया। इसके अलावा क्या था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। लेकिन जो क्या लेजिस्लेटिव पावर तो हर जगह के होते थे, हर जगह के लिए क्या क्या विधायिका थी, तो वहां पर जो कानून बनाने का काम होता था वो कौन करेंगे? तो जो विधायिका जो थी वो विधायी शक्ति पूरी, यानी कि जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स थे वो बंगाल के पास चले गए, यानी कि जो गवर्नर जनरल जो बन गए इंडिया के, उन्हीं के पास सारा अधिकार चला गया। तो लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर ट्रांसफर्ड किसके पास चला गया? तो बंगाल के पास चला गया। बंगाल और ये मद्रास और बॉम्बे का, मद्रास एंड बॉम्बे, इन दोनों का जो लेजिस्लेटिव पावर था, विधायी शक्तियां, वो गवर्नर जनरल के पास चला गया। वो किसके पास चला गया? तो गवर्नर जनरल के पास चला गया। यानी कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो बंगाल के तो अब रहे नहीं, वो पूरी की पूरी भारत के बन गए गवर्नर जनरल, तो उनके पास मद्रास और बॉम्बे, ये दोनों जो प्रेसिडेंसी थी, इनका लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर जनरल के पास चला गया। ये कब हुआ? तो 1833 के चार्टर एक्ट के बाद हुआ, और इसके तहत बहुत सारे बदलाव आए। कंपनी का ट्रेड मोनोपोली जो था उसको समाप्त कर दिया गया, और ये फुल्ली तरीके से जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया था। अब ट्रेड से इसका कुछ नहीं करना था। ट्रेड करने के लिए अब इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, अब उसका इससे कोई मतलब नहीं था। वो पूरी की पूरी तरीके से यहाँ पर जो थी वो एक प्रशासक इकाई बन गई थी। किसकी? ब्रिटिश पार्लियामेंट की। तो इस तरीके से हम देखते हैं इसमें लॉज जो था उसको प्रीवियस पहले जो लॉज होते थे उसको रेगुलेशंस कहा जाता था, और इस एक्ट के बाद जो लॉज बनने लगे उनको एक्ट कहा जाने लगा। अटेम्प्ट लाया गया इसमें किस चीज के लिए? ओपन सिस्टम सिविल सर्विसेज के लिए, लेकिन उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा मना कर दिया गया। गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और पहले जो गवर्नर जनरल थे इनका नाम काफी बार पूछा गया है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो इसी के साथ आज की वीडियो में हम लोगों ने 1813 के चार्टर एक्ट को देखा और 1833 के चार्टर एक्ट को देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के भाग को चर्चा करेंगे। थैंक यू।